बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसके बाद तिगरा वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इलेक्शन के इनेकाद पर किसी को शक व शुबाहत नहीं होने चाहिए। जबकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वालों ने तब्दीली की खातिर पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। क्यों मौका दिया कि एक शख्स जो है एक सूबे को बिगाड़ के चला गया। जबकि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कहते हैं दहशतगर्दों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं, हमारा सर कट तो सकता है लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आम इंतखाबात में 6 रोज़ जो हैं बाकी हैं। इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो अभी यानी ये एक हफ्ता और इस एक हफ्ते से भी कम, अब तो चंद दिनों की बात है और उसमें अब तमाम मुल्क के जो लोग हैं उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा वोट डालना है और उसके बाद फिर 14 दिन इंतखाबात के जो नताइज हैं उनके आने के बाद कोई तकरीबन 14 रोज़, यानी इसको आप समझें कि कोई 25 तारीख तक, 25 फरवरी तक नई हुकूमत सामने आ जाएगी। अच्छा, 14 दिन के अंदर अंदर ये पूरा अमल मुकम्मल करना होता है, जिसमें पहले गैर हतमी नताइज आएंगे, फिर उसके बाद हतमी नताइज का ऐलान होगा, फिर उसके बाद जो 3 दिन का वक्त दिया जाएगा आज़ाद अरकान को कि वो चाहें तो वो कोई जमात ज्वाइन कर लें, चाहें तो वो इंडिपेंडेंट रहें, और फिर उसके बाद जो है वो इस दौरान जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका जो है वो उनका भी चुनाव होगा और फिर जो है वो स्पीकर अपनी जगह पे चूँकि मौजूद हैं, राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर के तौर पे मौजूद हैं अभी, यानी असेंबली तो चली जाती है, स्पीकर रहता है ज़ाहिर। उसके बाद फिर सदर मुमलिकत जो हैं वो कहेंगे कि अक्सरियती पार्टी जो है उसको दावत देंगे कि वो हुकूमत बनाए, इजलास कॉल होगा। ये सारा अमल जो है ये कोई 24-25 फरवरी तक ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, एक लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे फिर रुकेगा नहीं, यानी 24-25 तारीख तक जो है वो नई हुकूमत बन जाएगी। अच्छा, इस दौरान मुकम्मल ज़ाहिर है कि अगर तो बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ, सादा अक्सरियत या आप समझें कि उससे कम सीटें आती हैं किसी पार्टी की, तो फिर बहुत बड़ा जोड़ तोड़ होगा जिसमें बहुत सारे इत्तेहादी आएंगे, फिर वजारतें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्या होगा, ये सारा प्रोसेस है। लेकिन ये एक इंतखाबी अमल चलेगा मार्च के आखिर तक, और मार्च के आखिर तक यूँ चलेगा कि इसके बाद जब ये कौमी असम्बली का इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन, क्योंकि सेनेट की सीटें खाली हो रही हैं, निस्फ सेनेट खाली हो रही है, और वो निस्फ सेनेट जो है वो जब अपनी जगह पर आ जाएगी, सेनेट मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर गालिबन सदर का चुनाव होगा, क्योंकि जो सदर का इलेक्टोरल कॉलेज है वो उस वक्त तक मुकम्मल होगा जब सेनेट, मेरा ख्याल है सदर उस वक्त तक गालिबन रुकेंगे। लेकिन ये है कि फिर सदर आरिफ अलवी साहब का भी देखना है कि वो कहाँ पे, क्योंकि देखें अभी सूरत इसकी वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत, तो हम तो बात करते हैं कि इस तरह से हुकूमत बनेगी, लेकिन अगर आप इसमें देखें ना तो इसमें जो मतलब मैं अपनी राय देता हूँ और जाहिर है कि इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, जो सबसे अहम और जिसको कहते हैं ना चिल करने वाली सीट अगर खाली हो रही है ना तो सदर की हो रही है। उसकी वजह यह है कि अगर आप कई शख्सियात जो है, जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं ख़ास तौर पे, वो जो है इस वक्त उनसे पूछें कि सदर बनना है कि वज़ीर आज़म, कहेंगे सदर बनना है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि सदर जो हैं वो उनको इम्यूनिटी होती है। मुझे नहीं पता आरिफ अलवी साहब के मुकदमात जो हैं तो वो उनकी क्या पोजीशनिंग है, लेकिन वो जिस दिन अपना ईवान सदर छोड़ेंगे तो उसके बाद वो जो उनके केसेस, अभी मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ केसेस हैं अभी उन पर, PTV हमला और इस तरह के केसेस, जैसे शायद उनके इन्हीं के लॉयर्स मुझे बता रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सुन। लेकिन बहरहाल जब सदर हैं तो आपको इम्यूनिटी है, वज़ीर आज़म को नहीं होती। और ये जो हुकूमत है ना, हुकूमत चलाना कि महंगाई हो गई,
IMF के साथ मुज़ाकरात, ये वजारत, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये जोड़ तोड़, ये सारे मामलात, ये सारे लगते हैं वज़ीर आज़म के। वज़ीर आज़म इसका ज़िम्मेदार होता है, और जो सदर है वो नहीं होता। सदर तो एक उसकी एक मतलब एक पोजीशनिंग भी है और एक ओहदा भी बड़ा। अच्छा, फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, अभी तक जो हमने सदूर देखे हैं एक तवील अरसे से, यानी आप समझें कि तकरीबन मेरा ख्याल है फारूक लगारी साहब के बाद वो सदूर हमने ऐसे देखे हैं जो कि सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान एक कोई महाज़ाराई नहीं देखी हमने, दोनों ऑफिस के दरमियान। और यानी जरदारी साहब सदर थे तो ज़ाहिर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ शेख साहब ये वज़ीर आज़म थे। कोई किसी किस्म की, जो मुशर्रफ साहब थे तो वहाँ जमाली साहब हों या शौकत अजीज़ हों तो वो इसी तरह से जो है वो जब नवाज शरीफ साहब आए तो उस वक्त ममनून हुसैन साहब, तो या फिर आरिफ अलवी साहब खान साहब के दौर में, तो वज़ीर आज़म और सदर जो हैं वो उनके दरमियान। लेकिन जब PDM की हुकूमत आई तो हमने खिंचाव देखा थोड़ा सा। तो जो सदर का जो ऑफिस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि जो हुकूमत बनेगी, क्या सदर भी उसी हुकूमत का, उसी जमात का होगा या किसी दूसरी जमात का होगा। उसकी वजह यह है कि अब ममनून हुसैन साहब या आरिफ अलवी साहब नहीं होंगे वहाँ पर। अगर फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है, फ़र्ज़ एक सिनेरियोस बनाते हैं ना, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो सदर जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें जरदारी साहब होते हैं या मौलाना साहब होते हैं, तो वो जरदारी साहब और मौलाना साहब जो हैं वो एक मतलब हैवी वेट पर्सनैलिटीज़ हैं। उनसे ये तवक्को ना की जाए कि वो जो है वो ममनून हुसैन साहब या आरिफ अलवी साहब की तरह वो बैठेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना, ये बड़ी एक वो ज़ाहिर है कि वो अगर किसी और जमात के पास जाएगा और वो किसी सरबराह के, बड़ा बड़ा उहदा है ना सदर का, तो वो तो महफिल उधर अलग महफिल होगी, इधर अलग महफिल होगी, या एक ही पार्टी के होंगे दोनों, ठीक है। क्योंकि देखें मतलब है कि अपनी एक भारी भरकम शख्सियात है ना जो कि ईवान सदर में आना चाहती हैं, तो वो जो है वो उस तरह का सिनेरियो तो नहीं है कि जिस तरह का सिनेरियो आप कहें कि जी वो नवाज शरीफ साहब के साथ के दौर में था, या जो खान साहब के सदर थे, या उससे पहले मुशर्रफ। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो भी सदर की शख्सियत होगी वो एक बड़ी हैवी वेट पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि वो किसी पार्टी के सरबराही, जो हम नाम सुन रहे हो, जो नाम सुने जा रहे हैं, बात कही जा रही है, तो क्योंकि दोनों ये 2-3 ओहदे 4 ओहदे एक साथ खाली हो रहे हैं ना, तो इसलिए इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस, और साथ ही सूबाई फिर हुकूमतें कैसे बनेंगी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल अलाइनमेंट कैसे होगी। और अगर अच्छा पीपल्स पार्टी वहाँ से पुरजोश है, मुकम्मल तौर पे वो मैदान में है कि जी बिलावल वज़ीर आज़म आ रहे हैं। बिलावल अगर वज़ीर आज़म आते हैं तो फिर क्या सूरत गरी होगी, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल आप समझे ना कि कोई आपस में नहीं हो रहा कोई मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा, मतलब अपोजिशन लीडर कौन होगा। अगर कोई एक कोई मखलूत PDM की हुकूमत भी अगर बनती है तो उसमें भी तो पिछली हुकूमत में तहरीक इंसाफ बैठी थी ना, कोई अपोजिशन तो होगी। तो यहाँ पर अपोजिशन कौन होगा, कौन होगा अपोजिशन के अंदर। तो और तहरीक इंसाफ कितनी सीटें लेगी, और तो क्या तहरीक इंसाफ के पास अपोजिशन में आएगी, या जो इनमें से पार्टी जो है वो नहीं ज़्यादा सीटें लेके जाती उसके पास लीडर ऑफ द अपोजिशन का आएगा। तो ये बड़े अभी इसकी, और मैंने आपसे कहा ना कि प्रेसिडेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। प्रेसिडेंसी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पार्टी के पास शायद प्रेसिडेंसी और जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो नहीं जा रही, ठीक है ना। और फिर उनका सिर्फ यही नहीं है मामलात के इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो खैर ठीक ही चलने चाहिए और चलेंगे गालिबन, अदालत के साथ कैसे चलेंगे, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ़ाइज़ ईसा साहब की जो पर्सनैलिटी और उनकी जो अदालत है उसके साथ सियासी हुकूमतें, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के आखिरी जो उनके अयाम थे, जब वो जा रहे थे, चंद रोज़ रह गए थे उनके चीफ जस्टिस साहब के,
तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो उनके साथ थी वो दिन गिन रही थी कि ये कब जाते हैं मतलब ये कब जाते हैं। और मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मतलब सभी इंतजार कर रहे थे कब जाते हैं यार ये। उन्होंने उनका केस लग गया था कि आखिरी दिनों में उन्होंने एक समाअत कर ली थी, तो ये बात हो रही थी कि कितने दिन रह गए हैं भाई अदालत। तो वो जो है ना, वो मतलब है कि ये बड़ी तो, लेकिन मेरा अपना मेरी अपनी मतलब ज़ाहिर है कि अपनी राय है कि ये जो भी पार्टी है वो इतनी सीटें लेकर ज़रूर आए कि बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों की मोहताज ना हो, वरना एक बहुत बड़ी काबीना बनानी पड़ेगी। जो भी पार्टी आएगी उसको बहुत बड़ी काबीना बनानी पड़ेगी। और ये भी है कि वो सदर के साथ उनका वो चलें, अगर खुद आए तो फिर डिफरेंट सिनेरियो बनेगा, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी से किसी और कदावर शख्सियत को नॉमिनेट कर दें तो फिर ज़रा स्मूथ रिलेशनशिप रहेगी दोनों ऑफिस की। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग दिन है। ये हुकूमत साजी का प्रोसेस है जो मेरा ख्याल है 23 मार्च तक जारी रहेगा, और 23 मार्च को फिर गालिबन नए सदर जो हैं वो सलामी लेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी जो बात है वो जो मैं रोज़ बात कर रहा हूँ कि जो कि तारीख साज एक दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, दुनिया गुजर रही है इस वक्त, और वो है कि क्या हम एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होने जा रही है। और ये वो सवाल है जो इस वक्त हर रोज़ हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम हर रोज़ एक कदम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तरफ अभी तक आज के दिन तक बढ़ रहे हैं। और जो इस्माइल हानिया हैं, हमास के सरबराह, पॉलिटिकल ब्यूरो के उनके सरबराह ही के वो ज़ाहिर है कि वो काहिरा में हैं, और काहिरा वो पहुँचे हैं। बात सारी शेयर हो चुकी है, सब एक दूसरे को पता है, लेकिन एक उसका एक ज़ाहिर है कि एक ऑफिशियल एक होता है कि भाई गए, मुलाकात हुई, ये हुआ, वो काहिरा में है। और काहिरा में वो एग्रीमेंट जो है, जो कि एक्चुअली तो अब ओपन सीक्रेट है कि वो क्या एग्रीमेंट है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर जो है वो अब बात आगे बढ़ रही है। और थॉमस फ्रीडमैन जो हैं, थॉमस फ्रीडमैन बड़े ज़बरदस्त न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं भी हैं, और ये यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के जो हैं, ये उस दौर में जब ये लेबनान की खाना जंगी हो रही थी और इसराइल ने जब अंदर इन्वेजन की थी लेबनान में, तो उस दौर में ये बैरूत और ये पूरा मिडिल ईस्ट इन्होंने थॉमस फ्रीडमैन ने बड़ा कवर किया हुआ है, किताबें भी लिखी हुई हैं बहुत। ये प्रेसिडेंट बाइडेन के करीब है। तो थॉमस फ्रीडमैन ने इसको बाइडेन डॉक्ट्राइन का नाम दिया है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में जो सेकंड हम यहाँ दिखा रहे हैं, उन्होंने इसको बाइडेन डॉक्ट्राइन का नाम दिया है कि ये बाइडेन डॉक्ट्राइन जो है ये मिडिल ईस्ट के लिए जो है ये बहुत बड़ी एक बाइडेन डॉक्ट्रिन जो है ये सामने आ रही है। अच्छा, इसमें जो बात है ना, अगर हम इसको देखें तो उसमें ये लिख रहे हैं कि ऑन द सेकंड ट्रैक, एक ट्रैक तो वो कह रहे हैं सामने डिप्लोमेटिक ट्रैक है, जंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। यूएस का जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है वो है प्रमोट करना एक फ़लस्तीनी रियासत को नाउ, अभी कैपिटल लेटर्स में क्या इन्वॉल्व होगा, सम फॉर्म ऑफ यूएस रिकग्निशन ऑफ अ डीमिलिटराइज्ड पैलेस्टीनियन स्टेट। हम बात कर चुके हैं, ये बात डिस्कस हो चुकी है कि वहां पर अरब ममालिक की या इस्लामी ममालिक की फौज होगी वेस्ट बैंक में और गजा में। दैट वुड कम इनटू बीइंग ओनली वंस पैलेस्टीनियंस हैव डेवलप्ड अ सेट ऑफ अ डिफाइंड क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। अच्छा, कि वो जो हैं वो बिल्कुल वायबल हैं स्टेट, और ये कभी इसराइल पे नहीं है, दो रियासती हाल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन officials have been consulting experts inside and outside the US government about different forms this recognition of Palestinian statehood might take। यानी या तो खुद अमेरिका ऐलान करेगा, अक़वाम मुत्तहिदा ऐलान करेगा, क्या करेगा, ऐसे ये हुआ क्यों है। अब तीन उसकी वजह बता रहे हैं थॉमस फ्रीडमैन। वो कहते हैं कि इसराइल 3 फ्रंट्स पे हारा है। पहला तो एक तो बयानिया की जंग हार गया, ठीक है ना, कि वो हमास ने जो भी किया उनके साथ आके, लेकिन ये है कि वो बैनुल अक़वामी जो अदालत है उसमें वो सिविलियन कैजुअल्टीज़ के बाद जो जेनोसाइड के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो इसराइल खुद नाकाम हो गया है अपने आप को महफूज रखने में, और इतना ओवर एक्सटेंड कर गया है कि वो गज़ा के अंदर किसी प्लान के बगैर कूद गया, उसको पता नहीं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये अगर हम इसके आगे देखें तो वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि नॉन हमास पैलेस्टीनियन पार्टनर भी कोई नहीं है उनका,
अच्छा, जो इसराइल जिनको साथ ला सके। और जो सबसे इसमें आगे इंटरेस्टिंग बात है, वो कह रहे हैं कि 4 फ्रंट्स पे इसराइल लड़ रहा है, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज और शिया मलिशियाज इन इराक। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल कोई अरब या नेटो अलाइज नहीं है जो उसके साथ खड़े होंगे, ठीक है ना। और वो जो है वो क्योंकि वो कोई क्रेडिबल लेजिटिमेट पैलेस्टीनियन पार्टनर कोई भी उनके कोई भी नहीं है ना, इसराइल तो बाहर। अच्छा, अब ये जो बात है ये अब ये ओपन अप हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने वहाँ पे एक ब्रेकफास्ट में उन्होंने बात की है। अमेरिका में दिन हो रहा है इस वक्त, तो जाहिर है कि वहाँ पे इस वक्त उन्होंने वहाँ पे एक मुख्तसर सी बात में उन्होंने कहा है कि मैं बतौर प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो मैं दिन रात काम कर रहा हूँ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए। अच्छा, और ये जो है ये अब इसराइल के अंदर ये उनका मीडिया अब ये बात उसने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ यकीन नहीं आ रहा लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है कि जिनको हम यहाँ पे जिनके साथ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानवरों से बदतर, क्योंकि जानवरों से भी लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत प्यार करते हैं, पर फ़लस्तीनियों के साथ तो बहुत ही बदतर सलूक, बहुत ही बुरा हुआ है इतने सालों में, और अभी ख़ास तौर पे 7 अक्टूबर के बाद। तो वो वहाँ पर माहौल अब ये बनना शुरू हो गया है कि भाई ये एक चीज़ ऐसी है जो नेतन्याहू झूठ बोल रहा है, जो कल भी मैंने बताई थी बात कि वो उनके मीडिया में आनी शुरू हो गई। और आज जो है उन्होंने ये अब थॉमस फ्रीडमैन के ऊपर रख के ही उनकी मीडिया ने ये तोप चला दी है, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इसराइल वहाँ पे माहौल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़, एक एक बात क्या हो रही है, कैसे। तो टाइम्स ऑफ इसराइल जो फर्स्ट स्लाइड है, बाइडेन set to make push for demilitarized Palestinian state as part of new doctrine। अच्छा जी, यानी इसको बाइडेन डॉक्ट्रिन का नाम दे दें, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो है ये इसराइल 24 थर्ड स्लाइड, बाइडेन डॉक्ट्रिन 3 ट्रैक पुश फॉर पैलेस्टीनियन स्टेट, सऊदी इसराइल डील एंड रीजनल स्टेबिलिटी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होगी सऊदी अरब इसराइल के साथ, 2 रियासती सोल्यूशन पे तो सब, इस पे तो सब ही तैयार है ना कि वो ठीक है सफारती ताल्लुकात वगैरह कर लेंगे बाहर, लेकिन ये कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है ये लाजिम है। अच्छा, उसके बाद रीजनल स्टेबिलिटी। लेकिन मसला ये है कि इसराइल फिर कैसे रहेगा, ये एक सवाल ऐसा है जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो गया कि इसराइल दरमियान में कैसे रहेगा। और ये 27,000 28,000 जो फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं इस दौरान, इसकी ज़िम्मेदारी किस पे जाएगी, ठीक है। इसकी ज़िम्मेदारी किस पे जाएगी, नेतन्याहू पे जाएगी या इसराइल पे, पूरे इसराइल पे जाएगी, या नेतन्याहू पे जाएगी, या उनके फ़ौज के सरबराह पे जाएगी, किस पे जाएगी। जिसने कहा कि ये मैं जो लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि नहीं करो, अमेरिकन ने तो कहा था कि नहीं करो ग्राउंड ऑफेंसिव, वहाँ पर भी एक तबका था ना जो कह रहा था करो, एक तबका तो कह रहा था, फौज कह रही थी कि नहीं करो। कमाल की बात है, इवन सीआईए चीफ कह रहे थे कि ना करो। यानी ये अजीब वहाँ पर एक सिचुएशन बनी हुई थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कि जो सीआईए चीफ है वो भी डायलॉग के फेवर में थे, और जो ये थे फौज जो है उनकी, वो भी कह रही थी कि ना करो क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगी, ये जंग फैलेगी और नहीं आप। लेकिन वहाँ पर हॉक्स बैठे होते हैं, अच्छा हॉक्स ने वो शायद की दलदलें हर जगह होती हैं, उन्होंने वो बाइडेन को नहीं, ये तो अभी 4 दिन का 5 दिन का खेल है, तो उसमें वो फिर वो मामला ख़राब हुआ। अच्छा, फिर इस तो इसराइल 24 ने भी इसको बाइडेन डॉक्ट्रिन का नाम दिया। अच्छा, और ये अब जो उनका जो हारेट्ज है न्यूज़पेपर 4th स्लाइड, वो ये कह रहा है कि अगला चैलेंज जो है वो ये है कि डे आफ्टर सीज फायर इन गज़ा, ये अमेरिकन चैलेंज है। अच्छा, और जाहिर है कि मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि अगले दिन क्या होगा, नेक्स्ट डे जो है वो देखें, फ़लस्तीन गज़ा की तो जो सिक्योरिटी है और गज़ा के अंदर असलहा नहीं होगा, ये भी तय ना कि गज़ा के अंदर भी लोग, क्योंकि लोगों ने तो असला उठाया हुआ है, इसलिए उठाया हुआ है कि भाई वो उनको जो इसराइल के साथ वो लड़ रहे हैं, तो एक दफ़ा अगर उनकी रियासत बन जाती है तो फिर तो एक बाकायदा पुलिस बनेगी, एक उनकी फ़ौज होगी जो कि एक, अभी तो नहीं, आगे जाके कहीं, ठीक है। अभी तो ज़ाहिर है कि अरब ममालिक ही वहाँ जाके देखेंगे या इस्लामी ममालिक देखेंगे सारे जाके, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ये सारे मुल्क उनकी जो अरसर नौ सारी जो तामीर है उसका उसके लिए अदायगी करेंगे, सब कुछ करेंगे सारा। लेकिन सवाल ये कि इसराइल के लिए कौन करेगा, नेटो के मुल्क आएंगे दरमियान में इसराइल को सिक्योर करना, मेरा नहीं ख्याल।
या अमेरिकन ट्रूप्स आएंगे या इसराइल को, मतलब अभी इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। और इसराइल के एक परमानेंट कैसे होगा सॉल्यूशन, क्योंकि इधर मगरबी देखिए ना, चारों तरफ से एक बड़ा अजीब ज्योग्राफी जो है ना उसने फंसाया। इधर जो है वो मगरबी किनारा है, इधर जो है वो गजा है, एक तरफ हिजबुल्लाह अपनी जगह मौजूद है, उधर से वो वल्नरेबल हो गए, हुतीज ने मार मार के भूस निकाल दिया है। तो मसला ये है कि वो कैसे इसकी, और फिर इजिप्ट है बैठा है, मिस्र जो है, आखिर में जाते जाते नेतन्याहू ने फिर पंगा ले लिया मिस्र के साथ। और मिस्र जो है वो मतलब मिस्र और ये आपको बज़ाहिर जो है बड़े, यानी ये होता है ना डिप्लोमेसी में बड़े सॉफ्ट से मुल्क हैं, ये बड़े हार्ड कोर इनकी फौजें हैं। मतलब ये जब बात आ जाए ना स्ट्रेट टॉक करने पे, चाहे जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो तो ये फिर बड़ी स्ट्रेट बात करते हैं। अभी जो किया है, अभी उनके शिनबेत का सरबराह जाके माफ़ी वाफ़ी मांग कर आया है वहाँ पे इजिप्ट के अंदर। लेकिन ये जो इन्होंने फिलाडेल्फी कॉरिडोर के हवाले से और बाकी ये बुरा भला, कभी कतर की वो टेप लीक कर दी, आखिर में बड़ी छिछोरी हरकतें की हैं इसने, नेतन्याहू ने। तो मसला ये है कि ये तो जो मीडिएट कर रहा था ये उसके ऊपर उसको सुना रहे थे ना बीच में, तो ये तो इन्होंने अपना बिल्कुल सब्र से काम लेते हुए, इजिप्ट ने भी, अब देखिए ना इजिप्ट, ये हुतीज का मामला सबसे ज़्यादा नुकसान किसका, इजिप्ट का हुआ है। लेकिन इजिप्ट ने खामोशी इख्तियार की, कोई बात नहीं की इस दौरान कि जी उसने उन्होंने हुतीज से कहा है कि खोलें आप, हमारा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि एक लार्जर कॉज है इस वक्त, छोटी छोटी। और उसके नतीजे में वही जो मैंने बात हुई, उनकी फ़ायदा किसका हो गया, साउथ अफ्रीका का, जो कि उनको ले गए इसराइल को ले गए आलमी अदालत में। इशू ये है कि इसराइल की सिक्योरिटी, एक पॉइंट तो ये है इसके। अच्छा, अब आ रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन, और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उससे उनका, मैं ये देख रहा था कि उनके जो तर्जुमान हैं उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है कल रात को, तो उसमें उनसे इस बाकायदा सवाल हुआ, 8 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, उनसे ये बाकायदा सवाल हुआ 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से। उन्होंने कहा कल दोबारा उनसे ये पूछा गया कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं दोबारा, मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, ये जो मैथ्यू मिलर हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो आ रहे हैं, लेकिन मैं उसका प्रोग्राम वगैरह बता नहीं सकता। फिर इनसे पूछा गया कि अच्छा, इनसे सवाल हुआ कि आई गेस पॉलिसी प्लानिंग वुड कंटिजेंसी प्लान्स इन द वर्क्स इंक्लूड अ पैलेस्टीनियन स्टेट, ये सवाल हुआ इनसे। तो फिर उसके बाद फिर इनका जवाब आया सामने से, और उसमें ये जवाब ये था कि सो व्हाट आई विल से इज यस वी सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, और इसके लिए हमें हुकूमत के अंदर बाहर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हमें रीजन को देखना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन ये है कि ये जो ये काम है हम इस पे कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है ना सारा मामला, ये एक बड़ी, अब आप समझें कि यानी अगले चंद रोज़ जो हैं, आज जो है वो पहले अमेरिका ने अटैक किया हुतीस के ऊपर। हुती से उलझना नहीं चाहिए, हुती से उलझना नहीं चाहिए। और अच्छा, हुतीज जो हैं ये मतलब ये लोग मिक्स कर जाते हैं इनको और जैदिया जो है ना उनको मिक्स कर जाते हैं। जैदिया जो हैं वो पुराना एक मकतब फ़िक्र है, पुराना मतलब सदियों पुराना, और ये बदरुद्दीन हुती तो अभी थे ना 90 की दहाई में, तो हुतीज़ को यानी लोग मिक्स कर जाते हैं आपस में, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ अक्सर वो कन्फ्यूजन हो जाता है, इस्माइली और आखानी मिला देते हैं, वो इस तरह नहीं, वो जो सेपरेशन है उसको रखना बड़ा ज़रूरी है। बदरुद्दीन हुती तो अभी उनके भाई हैं, मतलब उनको ये 90 की दिहाई में हुती मूवमेंट बनी है ना, तो जैदिया तो एक मसलक है जो पुराना है, ये अलग है। मतलब इसको इस तरह से जो है ना, ये नहीं कि हुती जो है जैदिया होते हैं, जैदिया होती है, इस तरह ऐसे नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ बहुत बड़ी तादाद में हुती ऐसे हैं जो ईरान के ज़ेर असर भी नहीं है, ऐसे भी होती। मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन के तौर पे बता रहा हूँ कि कई होती थे जो ईरान के साथ हैं, कुछ हैं जो नहीं हैं, ऐसे भी हैं। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा बहुत, और ये इतना ज़्यादा, ये देखें अभी अमेरिकन कर रहे हैं ना, इन यहाँ रुक जाना चाहिए। उन्होंने किया, जवाब में क्या हुआ, हुती ने फिर अभी थोड़ी देर पहले फिर उन्होंने फायर कर दिया। ये 2015 के बाद अमेरिकन भी तो साथ थे ना, बॉम्बिंग में, इसमें उसमें हुती, तो वो नहीं मसला हल हुआ यमन इस वक्त। और ये जब ये बात पीस प्रोसेस की चल रही है ना, तो इस पीस प्रोसेस में भी हुतीज़ ने कहा है कि जी, उन्होंने बयान दिया है कि जी अमेरिका ने चाइना से बात की है कि हमसे बात करें,
यानी और जो चाइना ने तो हमसे बात नहीं की, अमेरिका ने चाइना से, तो मतलब है कि ये एक बड़ी हजीमत है कि जनाब हूतीस कह रहे हैं कि जो चाइना से बात की, चाइना ने तो हमसे नहीं कहा, लेकिन इन्होंने चाइना से कहा। तो इसको होल्ड करें। ये सीज फायर जो है ना, उससे पहले ये जंग नहीं बढ़ी, इसमें बहुत से लोग आएंगे, इसमें बहुत से फैक्टर्स होंगे, प्रेशर भी रखा जाएगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि वो इसराइल अभी तक नेतन्याहू की जो जाहिरियत है वो बंद नहीं हुई। यानी अगर अभी इस वक्त वो कम से कम अगले 2-4 दिन जब तक यहाँ पे आना है सेक्रेटरी ब्लिंकन, उससे पहले उसका कत्लेआम तो रुकवाएं कि तुम ये रोज़ 150-200, इस वक्त वो एक अजीब सा माहौल बना हुआ है ना कि भाई नहीं है, हम जीत रहे हैं, मतलब एक डिनाइल मोड में है, लेकिन साथ ही वो मानना भी पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ें सारी, ये जो है ये अब उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया है। अच्छा, फिर दूसरी बात, मेरा ये ख्याल था कि नेतन्याहू शायद इसका प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाएँ और शायद उनकी हुकूमत गिर जाए या ख़ुद गिरा दें अपनी हुकूमत कि मैं ये जो है भाई मैंने नहीं साइन करने। अमेरिका ने उनको पकड़ लिया कि नहीं, तुम साइन, ये होगा माहिदा तो तुम ही करोगे, तुम्हारी हुकूमत अभी कहीं नहीं जा रही। ये एक नई कहानी हुई है। उन्होंने कहा तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम इधर ही हो, तुम इधर ही हो। उन्होंने कहा जी मेरे इत्तेहादी दाएं बाजू के इधर उधर हो रहे हैं। अमेरिका ने आंख मारी, ऑपोजिशन लीडर, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, उनके ऑपोजिशन लीडर को आंख मारी है। और वो जो लिपिड हैं वो कह रहे हैं कि मैं नेतन्याहू का, मैं तुम्हारे साथ आके मिलने को तैयार हूँ ये होस्टेज डील करवाने के लिए। ये बड़ा कमाल हुआ है। ये नहीं, वो नेतन्याहू जो है उन नेतन्याहू से ही करवाना है जो भी करवाना है। मतलब नेतन्याहू अजीब फंस गया है कि जो मुआहदा होगा, ये मुआहदा सारा नेतन्याहू से ही करवाना है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी। यरूशलेम पोस्ट जो कह रहे हैं ना 10 स्लाइड कि ये लेपिड है, ऑपोजिशन लीडर है। तो लेपिड जो पहले आया कि ये 11वीं स्लाइड के बेन ग्यूवर जो उनके NSA हैं, और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत तोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे। और लेपिड ने उधर से सामने से कहा कि मैं तैयार हूँ ना, मैं हुकूमत में आने को। उन्होंने कहा हम हुकूमत तोड़ देंगे, हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, ये नेतन्याहू नहीं आंख मारी होगी कि यार मेरी हुकूमत सबकी गिराओ, भागो यहाँ से, दौड़ जाओ। उसकी वजह ये कि तो फ़लस्तीनी रियासत हम पकड़े जाएंगे सारे, दौड़ जाओ। वो उधर से जो है वो फिर उस पर जाए ना 10 स्लाइड पे दोबारा, उधर से जो ऑपोजिशन लीडर है वो कहता है कि आपके जो इत्तेहादी हैं, आपके जो हुकूमत के लोग हैं, वो जाते हैं, फिक्र मत करें, मैं आपके साथ मिलने को, हुकूमत रहेगी आपकी, ऑपोजिशन आपके साथ मिलने को तैयार है। अब नेतन्याहू अजीब फंसा हुआ है मुसीबत की, ये क्या मुसीबत है। और ये वो कह रहे हैं जो है वो टोटल विक्ट्री से पहले जो है हमें जाना नहीं चाहिए, और ये और वो फलान, अजीब सी मुसीबत है। तो नेतन्याहू अपनी जगह बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये मामला जो, अच्छा हमास जो है, इस्माइल हनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वही बात है कि सीज़ फायर, मुकम्मल सीज़ फायर होगा, और उसके बाद जो है वो वहाँ से अब ये है कि कैदियों की तादाद क्या होगी। अच्छा, अब इसराइल के में कुछ ये बात हो रही है कि एक के बदले 250, एक इसराइली कैदी के बदले 250 फ़लस्तीनी, कोई कह रहे हैं 3, कोई कह रहे हैं, लेकिन ये हतमी तौर पे अभी चंद दिनों में ऐलान होगा कि कितने लोग फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइल की जेलों से रहेंगे। और इसमें जो बड़ा क्रेडिट है, वो बहुत बड़ा, अगर आप समझें ना, तो वो उस पर ये क्रेडिट जाता है, सबको ही जाता है। तुर्की ने अपना रोल प्ले किया, ईरान ने अपना रोल प्ले किया, सऊदी अरब ने तो कमाल ही कर दिया, OIC सबको इकट्ठा करके, यूरोप ने कमाल किया इसमें, अमेरिका में लोग, मैं कहता हूँ क्या, और रशिया और चाइना ने पोजीशन ले ली, और पाकिस्तान ने एक पोजीशन इख्तियार की रियासती सतह पे, हुकूमत की सतह, रियासती सतह पे होता है ना कि जनाब काबीना के इजलास में भी हो रहा है और कोर कमांडर्स के इजलास में भी हो रहा है, सारी सियासी जमातें जनाब खड़ी हैं फ़लस्तीन के साथ। ये मैंने आपसे, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैंने इतने सालों में इस तरह नहीं देखा। अब जनाब क्या हुआ है कि एक पोजीशन ली रियासतों ने, ठीक है, और अपने इख्तलाफात भी हैं। आपके ख्याल से ये तुर्की और ईरान के इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं? बिल्कुल हो रहे, वो तारीख़ी इख्तलाफात हैं अज़रबैजान के ऊपर, बहुत सारे मामलात पे अरब ममालिक आपस में हैं, ठीक है। ये सऊदी अरब और ईरान के बहुत सारे मामलात में, आज वो कुवैत के साथ उनका एक स्टेटमेंट आया, उस पर ईरान ने एहतजाज किए, सऊदी अरब और कुवैत का एक स्टेटमेंट आया, वो ये चलते रहते हैं मामला। लेकिन एक बड़ा इशू है, बड़े इशू में कहीं जंगें फैल ना जाएँ, कहीं मामलात उलझ ना जाएँ, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि नए जो हैं वो पता चला जंगें, पता ही नहीं होता पीछे कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन सी पावर्स बैठी हुई हैं पीछे, उन्होंने लड़वा दिया। तो इस वक्त सब संभल के चले हैं, और सब ने संभलते वो यहाँ तक आ गए हैं कि अब वो इसराइल में भी ये बात डिस्कस होनी शुरू हो गई है कि क्या
जो है वो एक फ़लस्तीनी रियासत के ऊपर प्रेसिडेंट बाइडन और वाइट हाउस ने जो बात की है कि हाँ बिल्कुल बात हो रही है और नेतन्याहू ही करेंगे इसको। अब जो है वो इस्माइल हानिया, और देखें इसमें ये बात भी कितनी कितनी इम्पॉर्टेंट है, यकीनन ये बात डिस्कस हुई होगी कि इसमें जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, नहीं जो फतह है, वो भी अपने हाथ से पावर छोड़ेगी, हमास भी अपनी पावर छोड़ेगी, उनके जो लोग हैं उनका कोई ना कोई, क्योंकि सेफ पैसेज तो पहले इसराइल कह रहा था ना कि आप यहाँ से छोड़ के निकल जाएं तो हम बाकी गज़ा को जो है वो जो बचा कुचा रह गया वहाँ पर उसको भी मलियामेट करते हैं, आप यहाँ से निकल जाएं। हमास के लोगों ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो अपनी जगह मौजूद है, वो ज़िंदा रहते हैं नहीं रहते जो भी है, वो तो आखिर तक वो अपने वहाँ पे छोड़ के नहीं गए जगह। तो ये जो है अब ये अगला मरहला इसका, चूँकि अभी पब्लिक हो रही है चीज़ सारी बाइडेन डॉक्ट्रिन, तो इसलिए यहाँ पर अब यहाँ इंतज़ार हो रहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो 3 तारीख को, यानी ये वीकेंड पे सेक्रेटरी ब्लिंकन को इसराइल में होना चाहिए, और सेक्रेटरी ब्लिंकन इसराइल में आके इस मामले को हल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। सऊदी अरेबिया जो है वो फिर अरब ममालिक, अच्छा ऐलान होगा, देखें ये ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ऐलान करेगी, एक नए मुल्क की तश्कील होनी है ना, तो ये भी तो एक है ना कि प्रॉपर उसको, अच्छा वो पूरा सेटअप मौजूद है क्योंकि फ़लस्तीनी मंदूब तो मौजूद है ना, अब उनकी हैसियत एक सफ़ीर की हो जाएगी, उनके सफ़ीरों की, लेकिन क्या अगला सेटअप आएगा, यही लोग रहेंगे, नए आ जाएंगे, कैसे? तो पूरी दुनिया में बड़ा चेंज। और साथ ही यहाँ पर नेटो को कामयाबी हासिल हुई है, और वो कामयाबी हासिल हुई है कि $54 अरब जो हैं वो यूक्रेन को मिल गए हैं, जो कि रुके हुए थे हंगरी की वजह से। हंगरी ने ब्लॉक किया हुआ था फंड, वो यहाँ मिल गए हैं यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन के अंदर उनके फटा पड़ा हुआ है ज़ेलेंस्की का और उनके जो फ़ौज के सरबराह हैं, और करप्शन वहाँ अरूज पे, और फ़ौज के सरबराह पॉपुलर हैं, और ज़ेलेंस्की जो है उनके साथ जितने लोग हैं वो मतलब 97% फ़ौज के सरबराह अगर पॉपुलर हो जाए किसी मुल्क में, और ज़ेलेंस्की, तो वहाँ पर अजीब मामला है कि वो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं इसको फारिग करूँगा, ये तो हो गया, वो उन्होंने पैसे जो हैं वो इसी शर्त पे दिए हैं कि ये जो है ये फ़ौज के सरबराह रहेंगे। तो यूरोपीय यूनियन के अंदर ये करप्शन बहुत डिस्कस हुई है कि जो हो रही है यहाँ पे, तो ये आने वाले दिनों में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ये सिक्योरिटी का क्राइसिस, ये आपके माशी इश्यूज आपके, तो इसमें बस खैरियत से ये हमारा जो जमहूरी सफ़र है ये आगे की तरफ बढ़े, और बड़ा चैलेंजिंग होगा नई हुकूमत के लिए भी, और उसके क्योंकि ये हमारे इश्यूज़ जो हैं वो बड़े रवायती इश्यूज़ से इस वक्त मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, जो रवायती किसी भी हुकूमत को मिलते रहे हैं माजी में, उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया पूरी जो है वो हिली हुई है। ठीक है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तोशाखाना केस में जो है बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है, बनी गाला को सब जेल बना दिया गया, क्या कहेंगे? देखें इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, और अब ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मौक़िफ़ उनका अपना है। जेल में तो कल उनको बाहर आना था, और बाहर आके मतलब जेल के अंदर से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, ये बात शायद कल हम नहीं डिस्कस की कि जेल जो है वो एक मेहमान खाना सा होता है। जेल के अंदर जो है वो एक पुलिस गिरफ़्तार करती है बाहर से, और बाहर से वो गिरफ़्तार करने के बाद जेल तक वो पहुंचाती है, और जेल ऐसा नहीं कि कोई जेल में चला जाए सीधा और कह के मैं गिरफ़्तारी दे दी, गिरफ़्तारी देनी तो थाने देते हैं, तो वो, लेकिन जो उनको इल्म नहीं था तो वो जेल चली गई सीधा। अब जेल से उनको बाहर जब वो आई हैं तो यकीनन फिर पुलिस ने एक अरेस्ट किया होगा, और उसके बाद सब जेल, यानी मेरा ख्याल है अडियाला जेल का अमला जो है वो इस वक्त बनीगाला में भी मौजूद होगा। तो ये होता है तरीक़ाकार, यानी पुलिस भी होगी अब हिफाजत के लिए, लेकिन जेल का जो है वो एक मेरा ख्याल है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पे अडियाला जेल से कोई शख्सियत आई होगी। तो ये अभी इसमें देखते हैं कि वो मुख्तलिफ बातें आ रही हैं सामने कि कैसे, क्या वो तवील जो है, यानी 14 साल की उनको जो सज़ा हुई है, इसके ऊपर भी अभी कन्फ्यूजन है कि क्या 10 साल और 14 साल अलग अलग हैं, यानी ये 24 साल की सज़ा हुई है या दोनों सज़ाएं एक साथ होंगी, इसके ऊपर भी अभी एक कानूनी बहस हो रही है। और क्या ये सज़ाएं अभी जब चैलेंज होंगी तो ये चैलेंज होने के बाद किस तरह से मतलब इस पूरे अरसे में
मतलब कितने महीने या कितने साल ये सब जेल ही रहेगा पूरा। तो ये अभी बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन ये है कि इसमें ये चलते रहेंगे, ये चलते रहते हैं, और ये इसके अदालतें हैं, बाकी इसमें भी चलता रहेगा। लेकिन मामला तो ये हैं, असल ये देखना है कि जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़, मैंने आपसे कहा ना, ये साथ साथ चल रहे हैं, ये साथ साथ इश्यूज़ बहुत सारे चल रहे हैं। इशू जो है वो है सिक्योरिटी, मईशत, और मुल्क के अंदर आगे हमने कैसे जाना है, बतौर पाकिस्तान हमने आगे कैसे जाना है। और ये मैं आपको ये बताऊं, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। ये आज जो हुआ है ना बहर अहमर में, ये जो हुतीज़ देखें, जो डेविड कैमरॉन हैं वो आए और उन्होंने कोशिश पूरी की बरतानिया में, लेकिन मसला ये कि उनको हुतीज़ को भी पता है कि हम सीज़ फायर से पहले, क्योंकि वहाँ इसराइल ने अपनी जहरियत ख़त्म नहीं की ना, तो वो अगर वहाँ सीज़ फायर होता तो यहाँ भी सीज़ फायर हो जाता। पहले जब सीज़ फायर वहाँ हुआ था तो हिजबुल्लाह भी रुक गई। अब ये अपना प्रेशर इस वक्त क्यों रोकेंगे, इस वक्त तक ये प्रेशर क्यों रोकेंगे? या अरब, आप देखें यूएई बार बार जो करारदाद पेश हुई है वो यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने की है। उनके हॉस्पिटल्स में और उनकी जो एड है पैलेस्टीनियंस के लिए वो बहुत ज़्यादा, बाकी मुल्कों की तरफ से भी, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब की तरफ। जो ईरान है उसने अपना वो जो मिलिट्री का प्रेशर है, उसके जो ग्रुप्स हैं वो उनका प्रेशर रखा हुआ है, और डिप्लोमेसी भी नहीं टूट रही दरमियान में कहीं। और ये जो हुतीज़ है ना, मैंने आपसे कहा कि पहले तो ये बात कि वो उस वक्त वो लड़े हैं जब एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड थी, बहुत उनके ऊपर बॉम्बिंग्स हुई हैं और ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं, आज जो झड़प हुई है बड़ी ख़तरनाक हुई है। मैंने कहा था यहाँ से डिसंगेज करना चाहिए, अमेरिका को इसमें नहीं उलझना चाहिए अमन में। एक तो देखिए ना, मतलब वैसे ही बड़ी अजीब सी बात है ना कि पूरे मगरबी एशिया की गरीब तरीन मुल्क, खाना जंगी का शिकार जो है, वो वहाँ पर मतलब 22-23 मुल्कों की इत्तेहादी फ़ौज आके उनसे, और वो आगे से मार रहे हैं ड्रोन्स। तो ये जो चीज़, और उनको इनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम अपना ऑन करते हैं, तो इसका एक पीस का जो मुआहिदा है, जो कि आपको पता है ना, यमन में जो पीस है वो किसने करवाया, उसमें जामिन कौन बना है? उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं उनके तहत हुआ है। अमेरिका तो पहले हट गया था, यूएई ने पहले ताल्लुकात ठीक कर लिए थे, सऊदी अरेबिया ने, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम इस्तेमाल हुआ है ये यमन की जो पीस डील वगैरह हुई है सारी। और चाइना ज़ाहिर है कि पीछे है, और अमेरिका भी चाहता है कि अब ये ख़त्म। लेकिन मसला ये है कि वो जो वहाँ पर फड्डा पड़ा हुआ है, तो वो अपनी जहरियत रोकें तो ये रुकेगा ना, ये बहर अहमर का मसला। मतलब वहाँ पर वो कत्लेआम जारी है, तो ये यहाँ पर इनसे कहना है कि तुक नहीं बनती, तो या तो दोनों तरफ कहा जाए कि भाई आप यहाँ होल्ड करें चीज़। तो ये अब सेक्रेटरी बाइडन, मेरा ख्याल सेक्रेटरी ब्लिंकन जितनी जल्दी आ जाएँ उतना बेहतर है, ताकि ये मामला उधर कत्लेआम भी रुके, और फिर आगे जो बढ़ना है, इसी बड़े 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 सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। देखें, इसमें जो है सेंसिटिव इश्यूज इसलिए हैं कि एक तो वो फ्रोज़न, यानी ये वाहिद ट्रॉफ़ी है जो कि प्रेसिडेंट बाइडन डॉक्ट्रिन पे अगर अमल होता है तो वो आगे लेके जा सकते हैं, काबिल अमल है, क्योंकि दुनिया एक तरफ खड़ी है ना। ऐसा नहीं है कि नेटो इत्तेहादी इधर हैं, कुछ सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है और वो नेतन्याहू एक तरफ खड़ा है। तो ये वो चीज़ें जो आराम से, और उनके इत्तेहादी और पूरा मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई है। और ये चाइना और रशिया और ये जिस तरह मुल्क बन रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये सारा हाथ से निकल जाएगा अगर जंग फैलती है तो इसको। लेकिन ये है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन जो है, इसकी बाउंड्रीज, इसमें यरूशलेम का मामला, क्योंकि इससे पहले जो ओस्लो एकॉर्ड हुआ था और जो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, उसमें भी यरूशलेम के ऊपर मामला कि मशरिकी यरूशलेम कितना हिस्सा किसके पास। या तो यह है कि उसको जो है वो क्योंकि तीनों जो मज़ाहिब हैं, जो बड़े मज़ाहिब हैं, तो उनके लिए वो जो है वो ज़ाहिर है कि यरूशलेम एक हसास। तो पहले भी ये था कि मशरिकी यरूशलेम पे और बाकी जगहों पे भी इख्तलाफात पैदा हुए थे, और उसके बाद फिर जॉर्डन ने संभाल लिया था। तो अब भी गालिबन जो है वो, लेकिन ये फ़लस्तीनी रियासत अगर बनेगी, मैं आपको बताऊं, फ़लस्तीनी जो है ना, फ़लस्तीनी और ये जो मुसलमान जिन लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ है, ये बड़े, इन्होंने कभी भी वहाँ पर जो चर्च है या वहाँ पे जो ज्यूज़ की वो मुक़द्दस मकामात है, उनके साथ कभी कुछ नहीं। अगर गड़बड़ होती है तो वो मस्जिद अक्सा में हमेशा होती है, हमेशा मस्जिद अक्सा। मतलब मैं इससे कतई नज़र के, मतलब मैं बतौर मुसलमान ही बात करूँ, हकीकत आप किसी से पूछ लें, कभी किसी से पूछ लें,
वहाँ पर गड़बड़ हमेशा उस वक्त होती है जब मस्जिद अक्सा की तौहीन होती है। वहाँ कभी किसी और जो है मज़हब की मुसलमानों की तरफ से तौहीन नहीं हुई, ठीक है। बल्कि आप देखें कि वहाँ तो देखभाल ही सारी जो है वो उर्दन के हाथ में है। तो ये हमेशा उस वक्त होता है जब मशरिक़ वस्त। तो ये अब मामला ये है कि इसको बड़े तरीके से और फिर प्रोवोक करते हैं। आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ये कहा कि मैं बड़े सख्त सैंक्शंस लगाने वाला हूँ अगले चंद दिनों में ये जो वेस्ट बैंक में सेटलर्स हैं इनके ऊपर। अब ये देखें जो सेटलर्स हैं, जो आबादकार हैं, हुंडे बदमाश है, कब्जा किया हुआ ज़मीनों पे, तो इनके ऊपर पहले तो अमेरिका ने कहा था कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, इनको वीज़ा नहीं देंगे। अब वो उन्होंने आज कहा कि हम पाबंदियां लगा रहे हैं इनके ऊपर। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो मिडिल ईस्ट के ऊपर वो बड़ी सही पॉलिसी उनकी चल रही है। इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे ख़राब हुई है यूरोप में मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी ट्रॉफी है कि एक मुस्तकिल हल वो बना के अमेरिका यहाँ से निकल गया। और वो हल जो कि बाइडेन का नहीं, वो जिमी कार्टर से लेके और सब कब से वादे किए हुए 2 रियासती हल, जो कि पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ वही है और सारी दुनिया का वो मौक़िफ़ है। तो मसला ये है कि ये अब दूसरी रियासत के लेकिन खदो खाल उसने बिगाड़ दी है। ये इसीलिए तो ओस्लो एकॉर्ड और उसके बाद गड़बड़ हुई ना। हमास ने कहा कि ये तो मान ही नहीं रहे, तो जो है वो मतलब ये नहीं मानेंगे। हमास बन गई, इंतफादा हुई, दूसरी इंतफादा हुई, हमास बनी, सारा। तो मसला ये कि अब भी वो इशू है कि लेकिन अब इसमें फ़र्क ये है कि इसमें अरब ममालिक आएंगे, इस्लामी ममालिक आएंगे और इवन यूरोप के मुल्कों के ऊपर भी फ़लस्तीनी जो हैं वो एतमाद कर रहे हैं। आप देखें ना कि बरतानिया जो है, बरतानिया की तरफ से कहा गया कि हम मान लेंगे फ़लस्तीनी रियासत को। आप देखें कई यूरोपीय मुल्क हैं, इटली ने तो खुल के कहा, स्पेन ने, कि हम तो तस्लीम करने लगे हैं आप अगर फ़लस्तीनी रियासत को इंडिपेंडेंटली अगर आप उसको हल नहीं करते। आप देखें कि अफ्रीका ने क्या रोल प्ले किया है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और बाकी मुल्कों ने। आप देखें लैटिन अमेरिका का क्या रोल है। तो बात ये, रशिया अगर एक स्टेटिक पॉलिसी बिल्कुल कि जी हम यहाँ पे फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, ठीक है, और चाइना की पॉलिसी, तो बात यह है कि ये एक बड़ा एक ऐसा इशू है जो कि जिसमें अच्छा यहाँ पर ये फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा। और इसमें जो है ये जो उनके जो आर्मी के वो हैं कमांडर इन चीफ हैं उनके वेलेराई ज़ेलेंस्की, जो भी है इनका नाम है, क्या नाम उटपटांगी पढ़ूंगा, ये गार्डियन 14th है अब इसका नाम, इनका नाम जो भी है। बहरहाल ये टॉप जनरल जो हैं ये पॉपुलैरिटी में, मैंने कल भी बात की थी, 97% हैं ये, ठीक है ना। और ये जो है ये इनकी 97% है। और अभी CNN ये ख़बर दे रहा है कि जी ये ज़ेलेंस्की अपने ये 15 स्लाइड कि जी ज़ेलेंस्की अनाउंस करने लगे हैं चंद दिनों के अंदर, क्योंकि रिफ्ट जो है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ गई है। अच्छा, तो ये मतलब है कि ये ठीक है, वो वहाँ पे पैसा दे दिया यूरोपीय यूनियन ने, 54 अरब। यूरोप के अंदर रिसेशन है पूरी दुनिया में, ये जो है ना, और बहुत गड़बड़ हो गई है। ये जो यूक्रेन की जंग है ना, इसके बहुत लंबे इसका इम्पैक्ट। उसकी वजह ये है कि वो जर्मन्स की वो जो पाइपलाइन जा रही थी, वो जो मुआहदे थे पुराने, वो सारे मुआहदे आगे पीछे, रशिया के ऊपर कोई माशी हिट नहीं पड़ी। वो था कि जी स्विफ्ट से निकाल दें, इससे निकाल दें, उससे निकाल दें। वो पाबंदियों का दौर गया। मैंने आपसे कहा ना, पाबंदियाँ अब काम नहीं करती, वो वेपन ही चला गया कि इस मुल्क पर पाबंदी लगा दो तो ये मुल्क जो है ये, तो वो दौर चला गया। और रशिया की बात तो वो देखे ना, उधर से पूरी दुनिया तेल ले रही है, तो उसमें जो है वो तो नहीं काम किया उसने। और मतलब है कि ये जो गड़बड़ है, इस पूरी गड़बड़ के अंदर जो वाहिद, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, टाइमिंग्स उनकी, तो ये वाहिद रास्ता ये है कि मिडल ईस्ट पीस, और ये जो नज़र आ रहा है सामने, यानी अब वो बिल्कुल साइड पे करके यूक्रेन को, यानी यूक्रेन ये भी नहीं कि बिल्कुल यूक्रेन को, यूक्रेन, यूरोप का भी तो इशू है ना, यूरोप ने भी तो पोजीशन ले ली अमेरिका के चक्कर, अमेरिका पैसे नहीं दे रहा, अब यूरोप ने दिए उनको पैसे। तो मसला ये है कि यूरोप इस मसले को हल कर लेगा, यूरोप पहले इसको मसले को हल कर लेगा, और वो हल हो जाएगा उनका जब वो बैठेंगे मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक। अमेरिका थोड़ा सा दायरे पीछे हटेगा इस जंग से, वो कहेगा अच्छा बातचीत करें, चाइना आ जाएगा, चाइना हो सकता है प्लान लेकर आ जाए, हो सकता है अफ्रीकन कंट्रीज लें, हो सकता है ये सऊदी अरेबिया भी तो यूक्रेन के लिए कोशिश कर रहा था ना, टर्की भी कर रहा था। तो ये सारे मुल्क जो हैं ये मिलके कोई ऐसा प्लान पेश करेंगे जो नतीजे में अमन आ जाए वहाँ भी यूरोप के अंदर। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग दिन है। अब ये पाकिस्तान में
अल्लाह करे खैरियत से आने वाले जो चंद हफ्ते महीने, लेकिन ये इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है ख़त्ते में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं अभी भी, तो ये बस ये है कि ये हम एक ऐसा बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं ना दुनिया में, तो उसमें जो है वो बहुत देखभाल के हम चल रहे हैं और हमें चलना भी चाहिए, और अभी तक चल रहे हैं खारजा पॉलिसी पे, और मईशत को भी आगे संभालना है। अब कैसे संभालना है, ये हफ्ते के बाद अगली हुकूमत आएगी तो उसके सामने चैलेंजेस होंगे, सिक्योरिटी, मईशत और ये दीगर जो मामला हैं सारे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।